अब हम रीढ़ की हड्डी दूसरा पार्ट कृतिका जगदीश चंद्र माथुर, इसके अभ्यास प्रश्न समझते हैं। उसमें पहला प्रश्न जो है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? जब पहला प्रश्न, जब गोपाल प्रसाद जो है अपने बेटे का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप के यहाँ आते हैं, दोनों बातचीत करते हैं और पढ़ाई अपने समय की तुलना करते हैं, खान पान की तुलना करते हैं, अपने समय की खेल की तुलना करते हैं और उसको वर्तमान से करते हैं कि एक समय था पढ़ाई के संबंध में, खान पान के संबंध कितनी कचौरियाँ खा लेते थे, हमारे समय खेलने के साधन अलग थे, वर्तमान में अलग है। फिर हम कह सकते हैं समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, अतः समय के साथ चलना चाहिए और यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। और समय के साथ हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी बातों को त्याग देना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? देखिए, रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना, ये उनके प्रगतिशील विचारों का, प्रगतिशील विचारों की ओर संकेत करता है। दूसरी बात, उसकी शिक्षा छिपाना, ये उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। फिर आगे प्रश्न पूछना है, दिलवाना विवाह के लिए विरोधाभास। फिर वो ये समझते हैं कि आगे वालों को जो है बहू जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, इस कारण से संकीर्ण मानसिकता रखते हुए इस बात को छिपाते हैं। फिर वो प्रश्न पूछा विरोधाभास। विरोधाभास है जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है, हर एक पिता की सामाजिक व्यवस्था होती है। क्या सामाजिक व्यवस्था होती है? वो समय के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है, समय के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है, ये एक सामाजिक व्यवस्था उसकी होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं, क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखे। हाँ, हम मानते हैं दोनों ही अपराधी हैं। क्यों अपराधी हैं? क्योंकि रामस्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं, गोपाल प्रसाद नारी शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देते हैं, नारी शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी जो है बीए पास है, उसको 10वीं पास बताते हैं। गोपाल प्रसाद जो होते हैं वो विवाह को बिजनेस मानते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही दोषी हैं। यही नहीं, ये दोनों ये भी भूल जाते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, किसी प्रकार की कोई बात नहीं छिपानी चाहिए और गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्ति को देश जैसी मांग भी नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही अपराधी हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न,
चौथा प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा अपने इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती हैं? नंबर 1, शंकर का चरित्रहीन होना। नंबर 2, शंकर का डरपोक होना। पहले तो वो व्यक्तित्व बताने हैं, फिर पूरी घटना बतानी है कि एक बार वो कॉलेज के हॉस्टल के बाद लड़कियों को छेड़ने के लिए वहां आया था। वहां पर उसकी नौकरानी द्वारा पिटाई होती है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ी सी लग जाती है। वो सारा घटनाक्रम बताते हुए बताना है कि शंकर का चरित्र अच्छा नहीं था, वो डरपोक था। इस तरह से आपको आंसर देना है। ये जो मैं आंसर सारे बता रहा हूं संकेत बिंदु हैं। उस संकेत बिंदु को आपको पूर्ण विवरण के साथ लिखना है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तो उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि उमा शिक्षित है, उमा साहसी है, उमा खुले विचारों की है, उमा नारी शिक्षा को अधिक महत्व देने वाली है। जब उसका मोल को फर्नीचर की तरह लगाया जा रहा था, तब इस बात का भी वो विरोध करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत हमें है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा, छठा प्रश्न जो है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर उसके सार्थकता सिद्ध कीजिए। यानी कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर ये सार्थकता बतानी है कि ये रीढ़ की हड्डी शीर्षक उचित है या नहीं है। देखिए, शरीर को सुदृढ़ व मजबूत रखने का काम रीढ़ की हड्डी करती है। उसी प्रकार समाज में भी ऐसे ही लोगों की जरूरत है। समाज में भी ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो समाज को नई दिशा दे सकते हैं। अर्थात जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, ऐसे ही लोगों की हमें समाज में जरूरत होती है। यही नहीं, साथ ही हमें चरित्रवान और आदर्शवान जैसे लोगों की जरूरत होती है। इस पाठ में रीढ़ की हड्डी जो है वो स्वाभिमान का प्रतीक है, लेकिन शंकर जैसे लड़के की रीढ़ की हड्डी कमजोर है, अर्थात चरित्रहीन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पाठ का शीर्षक रीढ़ की हड्डी उचित है। और ये रीढ़ की हड्डी इस एकांकी के उद्देश्य को भी स्पष्ट करने में सफल रहा। अगला प्रश्न, कथा वस्तु के आधार पर एकांकी का मुख्य पात्र कौन है और क्यों है? तो इस एकांकी का मुख्य पात्र जो है उमा है। क्यों है? क्योंकि नारी के प्रति उसके विचार, नारी के प्रति उमा के विचार इस एकांकी का, साथ ही ये एकांकी पूरी जो है उमा के इर्द गिर्द घूमती है और इस एकांकी को गति देने का कार्य भी उमा ही करती है। इसलिए इस कहानी का मुख्य पात्र उमा है, ये बताना है आपको। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न है 8वां, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य बताइए। ये मैंने आपको जब YouTube पे वीडियो जो डाला गया रीढ़ की हड्डी जो पार्ट में समझाया था, उसमें मैंने बिंदुवार समझा दिया है आपको। आप उस वीडियो से आप देख सकते हैं, उसको मैंने वहां बिंदुवार समझा दिया है। 9वां प्रश्न, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप व गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताइए। ये भी मैंने बिंदुवार आपको वीडियो में समझा दिया है।
आप अच्छी तरह से इसमें देख सकते हैं पूरा दोनों प्रश्न। 10वां प्रश्न जो है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन से प्रयास करेंगे? तो हम महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, उनको हम कर्तव्य बोध, उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताएंगे, महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे, महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में अधिक प्रोत्साहन मिले, सरकारी नौकरी में अधिक प्रोत्साहन मिले, महिलाओं को आत्म सुरक्षा की सीख देंगे, जैसे जूडो, कराटे आदि, और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले। ये सारे हम प्रयास करेंगे, तभी हम महिलाओं को समाज में उचित गरिमा दिला सकते हैं। इस तरह से रीढ़ की हड्डी के जो अभ्यास प्रश्न हैं, मैंने संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको समझा दिए हैं। इसके अभ्यास प्रश्न, उसके उत्तर मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं। इस तरह से ये अध्याय जो है यही समाप्त होता है।